नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप दानखड़े फिर से लेके हाजिर हूं सीधी बात डॉक्टर के साथ। दर्शकों, आजकल हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि कहीं भी किसी प्रोग्राम में किसी पब्लिक प्लेस पे किसी व्यक्ति की सडन डेथ हो गई। कोई भी अच्छा खासा चलता हुआ व्यक्ति कभी कोई भाषण दे रहा होता है, कभी कोई डांस कर रहा होता है और सडनली वो कोलैप्स हो जाता है और उस वक्त अगर उसको सही फर्स्ट एड या प्रथमोपचार ना मिले तो उसकी जान भी जा सकती है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे सभी दर्शकों को ऐसी इमरजेंसीज को फेस करने की जानकारी हो। दर्शकों, इसे हम कहते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए, ये जानकारी लेने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आए हैं एक्सपर्ट डॉक्टर राधा सावदेकर मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर राधा सावदेकर मैडम सुयश ट्रॉमा केयर सेंटर में एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एंड इंटेंसिविस्ट के तौर पर कार्यरत है तथा वे डॉक्टर राजेंद्र गोड़े मेडिकल कॉलेज में एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर भी कार्यरत है। डॉक्टर राधा सावदेकर मैडम महाराष्ट्र स्टेट एनेस्थेटिस्ट एसोसिएशन की गवर्निंग काउंसिल की मेंबर भी है। मैडम, हमने आपके कई प्रोग्राम्स देखे हैं। हमने बीच में देखा कि माल टेकड़ी पर भी आपने जो वहां पर सभी लोग आते हैं उनको भी सीपीआर के बारे में, जिसे हम कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं, हाँ। उसके बारे में जानकारी हमने आपको देते हुए देखा है। बराबर। तो ये कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन क्या होता है और इसकी क्या जरूरत है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन यानी जब भी किसी का हृदय हाँ। पंपिंग करना अगर बंद हो जाए तो उसे हमको आर्टिफिशियली पंप करना है यानी कंप्रेस करना है, जिसकी वजह से उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका वो पुनरुत्थान होए। क्योंकि जब भी हार्ट पंप हो रहा है उसी वक्त ऑक्सीजन अपने ऑर्गन्स तक पहुंचता है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेन होता है। तो ब्रेन को ऑक्सीजन का खंडन या ब्लड सप्लाई का खंडन अगर 3 मिनट से ज्यादा हो तो हो सकता है उस मनुष्य की जान भी जाए। तो इसी की वजह से ये जो पुनरुत्थान का काम है सीपीआर, ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात बताई मैडम, क्योंकि फिर तो ये बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई। बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है और ये फर्स्ट एड के तौर पे हर किसी नागरिक को, भारतीय नागरिक को ये आना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात मैडम ने यहाँ पर बताई है, क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि किसी भी वक्त में अगर इस तरह की इमरजेंसी आती है तो वो जगह कोई भी हो सकती है और वहां पर आपके पास समय नहीं होता है। वो गोल्डन मिनट में तुरंत अगर आप उसके ऊपर वो काम करना शुरू कर दे तो निश्चित ही आप किसी की जान बचा सकते हैं। क्योंकि कई बार लोगों को समझ में नहीं आता हम क्या करें। कोई फोन की तरफ दौड़ता है, कोई पानी मारने की कोशिश करता है, पानी अपने फेस पे, कोई उसको नाक दबाने की कोशिश करता है, कोई सॉक सूंघाता है, पर एग्जैक्टली करना क्या है यही किसी को पता नहीं। और एक कॉमनली होने वाली बात है, लोगों को सोचता है कि जल्दी से उठाओ और गाड़ी में डालो और हॉस्पिटल की तरफ भागो। जी हाँ। लेकिन वो जो हॉस्पिटल की तरफ पहुंचने के लिए 10-15 मिनट लगते हैं, शायद जैसा कि आपने कहा कि जब हृदय का काम रुक जाता है तब मस्तिष्क को या बाकी वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई रुक जाता है और 3 मिनट के अंदर अगर हम उसके लिए वो ब्लड सप्लाई फिर से शुरू नहीं कर पाए या उसको नहीं पहुंचा सके तो उसकी डेथ होना शुरू हो जाता है। तो निश्चित ही यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम लोगों ने काफी सेलिब्रिटीज के बारे में भी सुना है मैडम। जी तो हाँ। क्या उनमें भी वो यही कंडीशन हुई थी, कार्डियक अरेस्ट या शायद? कार्डियक अरेस्ट ही हो सकती है। जैसे आपने बीच में सुना होगा के सिंगर के बारे में, उन्होंने स्टेज शो किया और उनको छाती में दर्द होना शुरू हो गया था, तो वो नीचे उतर के भी आए और वहीं पे कोलैप्स हो गए और जब तक वो हॉस्पिटल में ना जाए तब तक किसी ने उनको सीपीआर देने की कोशिश भी नहीं की। तो इस तरीके से ऐसा हम नहीं कह सकते कि सीपीआर दिया तो वो आज अपने साथ होते, पर वो फर्स्ट एड के तौर पे उनको सीपीआर मिलना जरूरी था ताकि जब वो हॉस्पिटल तक जाए तो एटलीस्ट उनका हार्ट कुछ काम कर रहा हो और फिर डॉक्टर आगे की ट्रीटमेंट करे इसके लिए। दर्शकों, भारत में हर साल लगभग 7 लाख केसेस कार्डियक अरेस्ट की होती है और जिनसे उनकी जान जाती है। यही अगर हमारे सभी नागरिक सही तरीके का सीपीआर यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन अगर सीख ले तो निश्चित ही इनमें से कई जानों को बचाया जा सकता है और मेरे ख्याल से एक जान बचाई जाए उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। मुझे याद है हम लोग अमरावती में डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम में डॉक्टर्स क्रिकेट क्लब की टीम प्रैक्टिस कर रही थी और उसी वक्त हमारे अमरावती के एक फेमस पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर जो कि वहां पर वॉकिंग कर रहे थे, उनको सडनली कार्डियक अरेस्ट आ गया और उस वक्त हमारे एक मित्र ने वहां पर उनको
सीपीआर CPR दिया। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन दिया, हम्म। और आज भी वो डॉक्टर साहब हमारे बीच में हेल्दीली है। तो ये अच्छी बात है कि जी। 1000 लोगों में से अगर हम 1 या 2 भी जान बचा अच्छा सके right। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। निश्चित। तो मैडम हम आज जानना चाहेंगे कि अभी जी ये हाँ। सीपीआर एग्जैक्टली कैसे होता है। हम लोग जैसे एक इमेजिनरी सिचुएशन लेते हैं कि जी अगर हाँ। सडनली हम लोग किसी पब्लिक प्लेस में है, कहीं पर भी है, हाँ, और वहां पर कोई पर्सन ऐसे सडनली कोलैप्स हो गया है, कोलैप्स हो गया। अब ओके। हमको कैसे सोचना है कि इसको सीपीआर की जरूरत है या या नहीं नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। तो Okay। उसके लिए हमको उसके कंधे पे इस तरीके से जोर जोर से मारना है और कहना है दादाजी उठो, काका जी उठो। अगर हाँ। हमें उनका नाम नहीं नहीं पता, पता, नाम right। पता है तो नाम लेके उठाए, राइट जोर जोर के थपकियां मारनी है उसके जी। कंधे पे। जी। ये पहली बात है, ठीक। क्योंकि अगर वो कॉन्शियस है तो हो सकता है आपके थपकियां मारने से वो उठ जाए, ठीक। या शुगर थोड़ी लो लेवल हो गई है हाँ। उससे भी वो उठ जाए। राइट। ये पहली बात। दूसरी बात, उनसे हम ये देखना है कि उनकी जो ब्लड सप्लाई कर रही है नस हाँ। ब्रेन को, हाँ। वो फील होती है या नहीं। वो कैसे देखना। अभी वो देखने के लिए ये है कि आपकी कोई भी हाथ की 2 उंगलियां जी। जी है, ये हम उसके गर्दन के बीचों बीच से हाँ। साइड में हाँ। लेके जाएं। ओके। एक डिप्रेशन लगेगा आपको, आपके जी। इसमें भी आप जी। देख सकते जी। हैं, जी। एक डिप्रेशन लगेगा। जी। वहां पे वो नस काफी मोटी होती है, हाँ, मुझे पल्सेशंस लग रहे हैं। पल्सेशंस लग रहे, एग्जैक्टली। तो ये वहां लग रहे हैं या नहीं, ये देखना है। ये सेकंड चीज ये देखनी है। कैरोटिड आर्टरी होती है। ये कैरोटिड आर्टरी होती है, जी। पर आम नागरिक को इसका नाम क्या है जरूरत उससे नहीं है। जरूरत नहीं है, राइट। ठीक है। लेकिन इसमें भी मैं एक बात बताना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बाजू के मत चेक कीजिएगा। हाँ, नहीं तो सप्लाई बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली, सिर्फ एक ही बाजू का चेक करना है, राइट। ये पहली बात है। जी। दूसरी बात इसमें यह है कि कई बार ऐसे जब कोलैप्स होते हैं कोई भी पेशेंट, तो आजू बाजू के जो लोग हैं, सपोज घर पे हुए हैं, हाँ। तो हम रिश्तेदार जो होते हैं हाँ। वो घबरा जाते हैं, राइट। और उनके लिए वो पल्स चेक करना जरा मुश्किल का काम हो हाँ। सकता है। तो अगर आपको डाउट भी है हाँ। कि नहीं लग रही है, लग रही है, तो हम तुरंत सीपीआर भी शुरू कर सकते हैं। जी। जी। यानी क्योंकि पल्स चेक में हम जो महत्व का समय इम्पोर्टेंट है, टाइम वो है, मेरे ख्याल से 5 से 10 सेकंड से ज्यादा इसमें समय नहीं देना समय नहीं चाहिए। गंवाना अगर चाहिए। आपको मिल जाती है तो हाँ, बहुत अच्छा, बहुत और अच्छा। नहीं मिलता है तो अपन हाँ, तुरंत सीपीआर की जी। टेक्निक जी। अप्लाई करनी जी। चाहिए। और यही मैं बाल रोग तज्ञ होने की हैसियत से ये बताना चाहूंगा कि अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो उसके लिए हम यहाँ की पल्सेस देखते हैं, और बराबर। अगर 1 साल से बड़ा बच्चा है तो उसके लिए हम एक ये जो कैरोटिड पल्सेशन है यहीं की पल्सेस देख के कंफर्म करते हैं। क्या हमको कभी उसकी पेशेंट की सांस के बारे में भी कुछ देखने की जरूरत होती है या देख सांस सके के तो? बारे में भी हम देखना है, पर जो अलग अलग नहीं देखना कि पहले हमने उसको थपकिया देके उठाया। हाँ। दूसरा हम पल्सेशंस देख रहे हैं। हाँ। जब हम पल्सेशंस देख रहे हैं उसी वक्त हमारी नजर उसकी छाती पे चेस्ट की होनी मूवमेंट, चाहिए, छाती की और मूवमेंट। छाती ऊपर नीचे हो रही है यानी ये देखना चाहिए। राइट। क्योंकि जब तक हम ये हाथ वहां पे ले जाए हाँ। तो हो सकता है हमको इतना फील ना हो, तो तुरंत अगर शर्ट पहना है, हाँ। कुछ पहना है, तो ओपन कर दे शर्ट। जी। पल्स देखते समय छाती ऊपर नीचे हो रही है नहीं, बस हाँ। इतना देख ले। ठीक ठीक ठीक। तो हमको अगर इस तरह का पेशेंट मिल जाए जो कि एक तरह से अनरिस्पॉन्सिव है, यानी बेहोश है, जी कोई हाँ, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसको उठाने के उठाने बावजूद, के बावजूद, चाचा दादा भैया दीदी बोलने के बावजूद भी वो उठ नहीं रहे, थपेड़े बराबर, मारने के बावजूद, बराबर, उसको हम लोग देख रहे हैं कि पल्स भी नहीं लग रही है, और हाँ, ऐसे लग रहा है कि छाती की मूवमेंट या हो सांस नहीं की रही भी कोई है, मूवमेंट नहीं लग रही। हाँ, अब हमको तुरंत समय गंवाए बगैर तुरंत लगाना इस चाहिए, रुग्ण को फिर सीपीआर की सीपीआर देना जरूरत है। चाहिए। हाँ, अब मुझे ये बताइए कि क्या ऐसे सीपीआर देने के लिए पेशेंट को किसी उठा के किसी स्प्रिंग के गद्दे पर, किसी सोफे पर रखना है, या कहाँ पर उसको सीपीआर दे सकते हैं, या ऐसे वक्त क्या अभी पोजीशंस देना इसमें चाहिए? सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जब कोलैप्स होता है, जो रियल कोलैप्स है, हाँ। तो वो रुग्ण ये देख के तो कोलैप्स नहीं होता कि मैं पलंग पे गिरूं, बिल्कुल। मैं किसी नरम चीज हाँ। पे गिरूं। वो गिरता है तो जमीन पे गिरता है, तो वो जहां गिरा हाँ। और आजू बाजू में आपके लिए भी सेफ जगह है, सेफ जगह। सपोज वो गिरा है रास्ते के बीचों बीच, हाँ। तब आपको उस रुग्ण को रोड के साइड बाजू में में ले करना, जाना है, सेफ प्लेस। क्योंकि आपकी भी जान इंपॉर्टेंट है। Correct। वहां से अगर वाहन फास्ट आ रहे जा रहे हैं राइट। तो इट इज डेंजरस फॉर यू ऑल्सो। Correct। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर कोलैप्स फायर, बिल्डिंग में फायर लगने की हाँ। वजह से हुआ है, हाँ। तो उस समय भी वो रुग्ण को हमको बिल्डिंग के बाहर निकालना सुरक्षित है, जगह पर सुरक्षित लेकर जाना, जगह। राइट। तीसरी बात यह है कि अगर हम समंदर के पास गए हैं, हाँ। डूबने से कोई किसी का कोलैप्स हुआ है, राइट। तो भी वो जो वेव्स आ रहे हैं उसको उनसे पानी थोड़ा से दूर लेके जाना करेक्ट। है।
ठीक। और ये जब हम सीपीआर करते हैं हाँ। तब हमेशा ये देखें कि नीचे का सरफेस एकदम हार्ड हो, हार्ड होना चाहिए, कड़क ठीक, हो। ठीक। तो अगर फ्लोर पे गिरे हैं, आजू बाजू सेफ है, तो आप हाँ। तुरंत फ्लोर पे ही सीपीआर करना शुरू कर सकते हैं। गद्दे के ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं, वरना इफेक्टिव आपका कंप्रेशंस नहीं आएंगे। नहीं होगा, ठीक ठीक। तो जैसा मैडम आपने बताया कि जरूरी है उसको सीपीआर में कि उसके वाइटल ऑर्गन्स को यानी ब्रेन को हार्ट सबसे पहुंचाना इम्पोर्टेंट है। ब्रेन तक ब्लड हाँ। सप्लाई और ऑक्सीजन पहुंचाना है, जिसकी वजह से हम होश में रहते हैं। हाँ। वो एक ऑर्गन है ब्रेन, और दूसरा ऑर्गन जो हमको ऑक्सीजन पहुंचाता है वो है हार्ट, राइट। और तीसरा जो हम सांस लेते हैं लंग्स। हाँ। तो ये तीन ऑर्गन्स जो है, हाँ। कार्डियो यानी हार्ट, हाँ। पल्मोनरी यानी लंग, हाँ। और ब्रेन की वजह से हम कॉन्शियस रहते हैं। जिंदा ये तीन ऑर्गन सबसे महत्वपूर्ण है। मैडम ने बिल्कुल सही बात बताई है। हम ऑक्सीजन लेते हैं फेफड़ों के जरिए, फेफड़ों में हमारे खून में ऑक्सीजन मिलाया जाता है और हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि हार्ट में जाके हार्ट पंप करता है और हमारे मस्तिष्क को सचेत रखता है, जिसकी वजह से कि हम लोग पूरी एक्टिविटीज कर सकते हैं। बराबर। और इसके लिए हमको ध्यान में रखना है कि हमारे फेफड़ों में सांस जाती रहे, ऑक्सीजन जाता रहे, हमारा हार्ट पंप करता रहे, और वो पंप इतना होना चाहिए सफिशिएंट कि हमारे ब्रेन तक पहुंचना चाहिए। मैडम आप बहुत ही सादी भाषा में बहुत ही सबको समझेगा इस तरह से समझा रहे हैं। हाँ। तो मैडम हमको ये बताइए कि ऐसे जब हम ये आपने तो बता दिया कि कौन सी चीजें होनी चाहिए जिसके बाद हमको सीपीआर शुरू करना है। बराबर। अब सीपीआर शुरू करने के वक्त में आप किस तरह से कैसे उसको प्रेशर देना है, क्या करना है, चेस्ट के मूवमेंट कैसे करना है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी बताइए। जी हाँ, सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि एग्जैक्टली सीपीआर का लोकेशन क्या है, यानी आपके हाथ कहाँ रखने हैं, और उसके बाद में आपको करके बताऊंगी। तो ये आप देख रहे हैं, ये सपोज किसी की अनकॉन्शियस पेशेंट है, और ये इंटर मेमोरी लाइन कहते हैं, निप्पल की लेवल पे, और ये बीच में की जो हड्डी है इसे हम स्टर्नम कहते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्ग बोन होता है अपने बॉडी में, ठीक है। इसके पीछे होता है अपना हार्ट। हाँ, और हार्ट को हमें क्या करना है, ये आगे है अपना स्टर्नम, और पीछे अपनी रीढ़ की जो हड्डी है, उस दोनों हड्डियों के बीच में हार्ट अपना जो सॉफ्ट ऑर्गन है उसे हमें दबाना है। तो जैसे हम इधर दबाएंगे तो नीचे है वर्टिब्रा, ऊपर है अपना स्टर्नम, बीच में अगर दबा रहे हैं तो अंदर का सॉफ्ट ऑर्गन ऑटोमेटिक दबेगा, और हार्ट में जो भी ब्लड है वो आगे सर्कुलेशन में आएगा, आगे पंप होता रहेगा। जो हार्ट उसका बंद है रुग्ण का, वो आप आर्टिफिशियली उसको पंपिंग कर रहे हैं। और बहुत अच्छा बताया मैडम। हम आखिरी में इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन भी करके देखेंगे कि एग्जैक्टली किस पोजीशन में खड़े रहना है, किस तरह से पंप करना है, ये करते वक्त क्या क्या गलतियां हो सकती है। लेकिन एक थोड़ा सा हमको बताइए मैडम कि इसको कितना दबाना, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ज्यादा जोर से दबाएंगे तो उसकी हड्डी टूट जाएगी या उसको कोई नुकसान होगा, या कम दबाएंगे तो उससे पंप नहीं होगा, तो कैसे कैसे डिसाइड करेंगे? इसमें कम से कम जब अडल्ट पेशेंट होता है उसकी 2-2.5 इंच नीचे छाती जानी चाहिए। आपको ये देखना है कि जब हम दबा रहे हैं तो 2.5 इंच नीचे जा रही है। कई बार कई दर्शकों में ये समझ है कि हार्ट जो है, दिल जो है, ये अपना लेफ्ट साइड ऑर्गन है थोरैक्स का, तो कई बार पंपिंग लेफ्ट साइड में करते हैं। तो मैं ये दरख्वास्त करूंगी दर्शकों से कि ये ना करें, क्योंकि यहाँ पे जो रीढ़ की हड्डियां होती है तो वो टूटने के, फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं, फसलियों के, हाँ, फसलियों रिब फ्रैक्चर्स के चांसेस होते हैं। तो इसलिए बीचों बीच ही दबाएं, और कम से कम 2.5 इंच नीचे जानी चाहिए, ताकि आपका प्रेशर हार्ट तक जाए। जी, तो बहुत सही बताया अपने को। ये जो स्टेर्नम की हड्डी है उसका जो नीचे का आधा पार्ट है, लगभग 2 निपल की लाइन वाले पार्ट में हमको हाथ रखकर उसको प्रेस करना है। हमारे हाथ की क्या पोजीशन होनी चाहिए, कि किस तरह से हम उसको प्रॉपरली, क्योंकि हो सकता है कि कोई थंब उंगलियों से दबाना चाहे, कोई बीच में से दबाना चाहे, कोई इस पार्ट से दबाना चाहे, तो कैसे किस तरह से वो हमारे हाथ की पोजीशन हमको अपने हाथ के इस पार्ट से दबाना है। ठीक है, तो या तो आपका राइट हैंड रखिए, उस पर लेफ्ट हैंड रखिए, लॉक करने हैं। ये दोनों हाथ की उंगलियां हमें लॉक करनी है। ऐसे रखें या ऐसे रखें, कैसे भी आपको जो कंफर्टेबल है, पर प्रेशर आपका ये जो है पंजा, इसमें से ही जाना चाहिए। ठीक, ओके। तो हम लोग इस तरह से हाथ को लॉक करेंगे और स्टर्नम के ऊपर रखकर उसको हमको
प्रेशर pumping देंगे, करना है। पंपिंग ये करेंगे, लगभग 1 प्रेशर मिनट में कितनी बार अपने को इसको पंप करना है? हमें इसको कम से कम 100 से 120 बार पंपिंग करना नॉर्मली है। अपना हार्ट रेट 70 के आसपास रहता है, बराबर लेकिन वो उसके पंप के प्रेशर में और इसमें शायद थोड़ा हाँ, फर्क है। 70 का हार्ट रेट अपना जब रहता है नॉर्मली, हाँ। तब अपना ब्लड प्रेशर 120/80 रहता है। हाँ, तो वो 120 प्रेशर पे ऑक्सीजन पहुंच रहा है ब्रेन पे। राइट। अब हम जब प्रेशर दे रहे हैं, हाँ। इतना नॉर्मल जितना जनरेट नहीं कर रहे, नहीं। ये आर्टिफिशियल है। राइट। तो इसलिए अपने को रेट बढ़ाना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन उतना ही पहुंचे पहुंचे ब्रेन उसको। को। ठीक, ठीक। ऐसे। तो जैसा आपने बताया मैडम, लगभग 100 से 120 बार अगर हमको पंप करना है, हाँ, लगभग 2.5 इंच तक, 2 से 2.5 इंच तक अगर अंदर दबाया जाना दबाना चाहिए, जाना तो चाहिए। इसके लिए तो बहुत एनर्जी लगेगी, बहुत स्टेमिना लगेगा। बराबर कह ऐसे रहे हैं से एक व्यक्ति तो बहुत देर तक नहीं कर आप, नहीं पाएगा। कर तो पाएगा। फिर ऐसे वक्त में, उस समय में आपको एक हेल्प के लिए भी साथ में बोल देना है हाँ, कि कोई उस वक्त हमको कोई एम्बुलेंस वगैरह बुलाना है, तो उस वक्त भी किसी को बता देना है कि कोई उस तैयारी के तो पीछे भी कोई दूसरा लग जाए। हाँ, तो एक व्यक्ति ने ये जो प्रेशर है, हाँ। पंपिंग है, ये 2 मिनट तक करना है। ओके। ओके, और हर 2 मिनट में हाँ। कंप्रेसर जो है, जो हाँ। प्रेस कर रहा है, हाँ। वो कंप्रेसर चेंज होगा। चेंज होगा, राइट। ऐसा है, तो ताकि उतने ही प्रेशर से जाए। क्या होता राइट। है, अगर हम 2 मिनट से ज्यादा करें तो हाँ। स्टार्टिंग में तो उतना प्रेशर हम जनरेट करेंगे, बाद में हम भी थक जाएंगे, राइट। तो इतना प्रेशर नहीं जाएगा। आप हाँ। वो छाती 1 ही इंच नीचे हाँ। जाएगी, तो मतलब नहीं रहेगा आपने एक शब्द प्रेशर का। यूज किया था, इफेक्टिव सीपीआर, तो फिर इफेक्टिव वो सीपीआर, इफेक्टिव सीपीआर नहीं मिल हाई पाएगा। क्वालिटी सीपीआर हाई है। क्वालिटी हाई सीपीआर क्वालिटी मिलना चाहिए। सीपीआर में उतनी यस। छाती नीचे जानी ही चाहिए, और चूंकि ये जान बचाने वाला मामला है, तो ये परफेक्ट ही होना परफेक्ट ही चाहिए। होना चाहिए। इसलिए चेंज द कंप्रेसर एवरी राइट। 2 राइट। मिनट्स। तो बिल्कुल ऐसे वक्त ही, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि बाकी लोगों को साथ में पता नहीं है, तो आप जब वो 2 मिनट तक आप खुद कर रहे हो, जी तब हाँ, बाकी लोगों को भी साथ में बताते रहिए कि आप किस हाँ, तरह से कर रहे हो, हाँ, ताकि दूसरा पर्सन आके, क्योंकि हर इंसान का एक स्टेमिना कैपेसिटी होता है, कितना भी वो कोई प्रेशर भी देने के कितना लिए। भी स्ट्रांग हो, हाँ। 2 मिनट से ज्यादा वो नहीं दे पाता, बस, तो इसके लिए यहाँ पे ताकत किसी को लगती स्टंट है। करने की जरूरत नहीं है, बिना बिल्कुल वजह नहीं, बिल्कुल नहीं। खुद की ये हाँ, बताने की जरूरत हाँ। नहीं है। 2-2 मिनट से आप चेंज करते रहिए। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जो रेट है वो 100 से 120 ही रखें। हाँ। उससे अगर फास्ट रखते हैं, हाँ। तो क्या होता है, हार्ट कंटिन्यू पंप्ड रहेगा, हाँ, वो तो रिकॉइल आपको नहीं होगा। रिलैक्स नहीं मिलेगा हाँ। हार्ट। हाँ। इसको हम इलास्टिक रिकॉइल कहते हैं। राइट। तो हमको रिकॉइल को भी टाइम देना चाहिए, हाँ। ताकि ब्लड रिटर्न में हार्ट में भरे। आए, राइट। हार्ट में अगर कुछ ब्लड आता है और आप हाँ। प्रेस करते हो, तो ही वो आगे जाएगा। करेक्ट। अगर कंटिन्यूअसली आप हार्ट को दबाते ही रहोगे, हाँ, हाँ, तो ब्लड कैसे आएगा? बिल्कुल। है? तो यहाँ पर मैडम आपने बहुत सही बात बताई, क्योंकि अक्सर होने वाली गलतियों में से ये एक गलती है हाँ, कि ताकत से दबाने की, कि फास्ट उनको ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत दबा करते हैं। दूंगा तो पूरा हाँ, का पूरा हार्ट ब्लड वैसे पंप हो वैसे जाएगा। नहीं ऐसा है, नहीं, आपको पंप करना है, पूरा वापस आना है, वापस फिर आना से है, पंप करना है, फिर बराबर से वापस आना है। बराबर, तो इस तरीके से अपने को इस ये तरीके से कर। पंप करना है, ताकि ये बराबर जी हाँ, ब्लड हार्ट को, ब्रेन को पहुंचता रहे। पहुंचता रहे। इसके सिवा हमको कभी सांस भी देने की जरूरत होती है? हाँ, अगर आपके पास कोई जैसे फनेल मास्क है, हाँ। जैसे हमने ऐसे ये लाया हुआ है, ओके, ठीक है, ठीक तो है। इसके ऊपर हाँ। हम अपना मुंह रखकर, डाल के हाँ। सांस दे सकते हैं। जी, इसको जी। ब्रीदिंग जो ब्रेथ्स हाँ, कहते हैं वो। ठीक तो है। इसका रेशो रहता है 30:2, यानी ओके। 30 बार अगर हम कंप्रेशंस दे रहे हैं, हाँ। पंपिंग कर हाँ। रहे हाँ। हैं, 30 हो गए, हाँ। तो आप 2 ब्रेथ्स इसमें से दें। सांस दीजिए। हाँ, सांस दीजिए। ठीक है। अभी तो सांस आप देना है, कैसे जोर से फूंकना है, क्या करना है? आपको अपने सांस लंबी लेनी है और हाँ। जोर से 2 बार, उसमें फूंक हाँ, देना है अपने खुद को। देना है। 1 बार और 2 2 बार ऐसे फूंक देना है, फूंक जोर से, देना है, ताकत से, ताकि वो फेफड़ों में ताकि चला जाए। आपको दिखे भी छाती ऊपर आ रही है। ओके, इतने फोर्सफुली हाँ, आपको उतने वो फोर्सफुली पंप है करना उसको। है। उसके लिए अब कोई पोजीशन देना है अपने को उसके चेहरे की, लिए कि ताकि वो हमको बराबर, ऐसे, नहीं तो उनका मुंह ही बंद रहेगा तो हाँ, जाएगी नहीं हवा। अभी इसमें मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। ये तो मास्क मैंने लाया है, हाँ। ठीक है। दूसरी बात कैसी है कि कई बार लोगों में ये होता है कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। हाँ। हाँ। तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग के जो गाइडलाइंस है, हाँ। ये आप प्लीज ध्यान से सुनिए। जी। ये हम अनजान व्यक्ति को ना दे। राइट। अगर आपके पास मास्क नहीं है, हाँ। हैंकरचीफ नहीं है, हाँ। कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग ना दे। ना दे। कोई रुमाल कोविड वगैरह यूज कर सकते हैं उसमें? जी, रुमाल वगैरह कोई यूज कर रुमाल सकते वगैरह हैं, या आप कोई यूज कपड़ा? कर हाँ। सकते, पर फिर भी हाँ। जो आप रेस्क्यूअर हो, हाँ। उसको डेंजर होता है। राइट। कोविड के बाद ये एक्चुअली गाइडलाइंस। गाइडलाइंस चेंज्ड है जी, ये जी, चीज में। जी। जान हाँ, बचाना भी आपके जरूरी है, घर लेकिन के आपकी हैं, सेफ्टी भी पहचान जरूरी के है। हैं, आपके हाँ। बहुत नजदीकी करीबी हाँ। है, हाँ। आपको पता है, कोई टेंशन नहीं है, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक, ठीक। तो ऐसे समय में हाँ। गर्दन थोड़ी सी ऐसी पीछे की जाए, जी। नाक दबाया जाए, हाँ। और ये मुंह पे अपना मुंह डाल के हाँ। जोर से जोर से सांस सांस देना दी है। जाए। ठीक है। तो एकदम आपने चेस्ट कॉम्प्रेशन के बारे में भी बताया, हाँ। और इसके बाद कैसे इसको सांस देना है वो भी बताया। जी।
और इसके साथ में जैसे कि हम लोग साथ में कोई हेल्प के लिए भी बुलाते हैं, बिल्कुल। कोई फोन करके एम्बुलेंस वगैरह को भी बुलाते हाँ। हैं, लेकिन फिर ऐसा ये लगभग सीपीआर कब तक, कितनी देर तक चलना चाहिए, या इसका टारगेट क्या होता है, अंत क्या होता है, कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको शुरू, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि हमने किससे सुने, कई बार तो मैंने खुद इसको अनुभव किया है कि कोई पेशेंट 20-20, 25-25 मिनट तक कंटिन्यू उसको सीपीआर देते हुए दवाखाने तक पहुंचते हैं, हाँ, और फिर उसको बचाया गया और वो पेशेंट बच गया पूरी तरह से। बराबर। ये आपकी बात बहुत 100% सही है, क्योंकि जब तक एम्बुलेंस नहीं आती, एम्बुलेंस में एडवांस टीम नहीं आती, हाँ। या तो वो पेशेंट हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचता, हाँ। तब तक सीपीआर देना जरूरी है, जी, जी। क्योंकि ताकि वो एडवांस ट्रीटमेंट तक पहुंचे, हाँ। उसको पूरी ट्रीटमेंट मिले, उसका ईसीजी हो, ये हो, जी, और वो डॉक्टर की टीम टेक ओवर करे, जी, तब तक हमें देना है। दूसरी बात यह है कि जब हम सीपीआर दे रहे हैं, तो जब एवरी 2 मिनट्स हाँ। जो कंप्रेसर हम चेंज करते हैं, हाँ। उस वक्त हम सिर्फ कैरोटिड्स भी देख ले। पल्सेस कई वापस बार आ गए क्या? आपके हाँ इफेक्टिव सीपीआर की वजह से पल्सेशंस आ गए, तो Exactly. आपको लगता है पेशेंट बेहोश है, हाँ। पर मुझे फील हो रही है पल्सेस आ पल्स, गए, हार्ट वापस आ गया। हाँ, तब भी बिल्कुल। आप सीपीआर रोक सकते जी, हैं। जी। ऐसा भी बहुत बार होता है कि थोड़ा सा सीपीआर मिल गया और उसका हार्ट अगर फिर से एक्टिवेट हो गया, जी, तब आपको शायद देने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन आपको पंप करते वक्त बीच में रुकने की बजाय, रुकने की जैसे मैडम ने कहा कि जब आप चेंज कर रहे हो, उसी वक्त अगर उसके पल्सेस देख लिए जाए, जी और हाँ, अगर आपको लगे कि अभी पल्सेस तो आ गए हैं, हाँ, और वैसे भी जब आप कॉम्प्रेस कर रहे हो, हाँ, तब तो पल्सेस वैसे भी लगेंगे, हाँ, हाँ, तो उस वक्त पल्सेस आकर फायदा नहीं, क्योंकि फायदा उस वक्त पल्सेस आ ही रहे हैं। बराबर लेकिन बराबर। जब आप कॉम्प्रेशन नहीं दे रहे हो, उस वक्त अगर पल्सेस आ रहे हैं, तो हम लोग ये मानेंगे कि शायद उसका हार्ट फिर से फिर पंप से करने पंप लग गया करना है। चालू हो गया है। बहुत बहुत बढ़िया। तो इस बारे में हमने ये जानकारी, एक जो हमको एक्सप्लेनेशन है, कि जो हमको बेसिक जानकारी सभी दर्शकों को होनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या करना है, उसकी जानकारी हमने ली है। कितना पंप करना है, कितने रेट से करना है, कितनी देर करना है, कितनी देर के बाद सांस देना है, ये सब जानकारी हमने ली है। इसके बाद जितनी जल्दी हो सके, अगर एम्बुलेंस आती है और हम पेशेंट को सीपीआर देते देते अगर अस्पताल तक पहुंच सके, तो वहां पर एडवांस लाइफ सपोर्ट, ये जो चीजें हमने की है उसे बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं। और इसके बाद में जो एडवांस लाइफ सपोर्ट होते हैं, जो कि डॉक्टर द्वारा दी जाती है, कुछ इंजेक्शंस रहते हैं, या कभी कभी जिसको हम लोग शॉक कहते हैं, वो शॉक भी कई बार अगर कोई एयरपोर्ट पे है, कोई अगर रेलवे स्टेशन पे है, तो कई बार वहां पर भी ये डिफिब्रिलेटर कहते हैं, हाँ। उसके जरिए पेशेंट को शॉक देके उसके हार्ट की एक्टिविटी दोबारा आने के चांसेस रहते हैं, तो वहां तक ये पेशेंट पहुंच सके। या तो कई बार अगर हमको अगर ये इंश्योर हो जाए कि अभी ये किसी तरह से हार्ट पंपिंग हो ही नहीं रहा है, हाँ, 40-50 मिनट हो चुके हैं, हाँ, कोई और कहीं पहुंचने के लिए भी कोई साधन नहीं है, हाँ, हाँ, और अगर हम ये इंश्योर हो जाए कि कोई लाइफ के लक्षण नहीं बचे हैं, तो उस कंडीशन में अगर कोई डॉक्टर्स देखते हैं कि बराबर, अब इसके आगे सीपीआर नहीं करना चाहिए, तो फिर वो डॉक्टर्स वो डिसीजन ले सकते हैं कि डॉक्टर अब यहाँ से डिसीजन आगे ये यहाँ से आगे डेफिनेटिव डेथ हुई है, हाँ। उसके बाद ही उस सीपीआर को या तो रोका जाना चाहिए, हाँ। या तो अगर जरा भी उम्मीद बची है, तो उस पेशेंट को आखिरी तक बचाने आखिरी की तक। पूरी कोशिश और करनी एक बात चाहिए। मैं बताना चाहूंगी कि अगर एक्सीडेंट के भी पेशेंट है, हाँ। और सपोज उनको जो रिब फ्रैक्चर है, हाँ। चोट फसलियों को फ्रैक्चर लगी हुई है, हाँ। उस पेशेंट्स को भी सीपीआर देना है देना अगर वो चाहिए। अनकॉन्शियस है। हाँ, ये हाँ, पहली बात। राइट। अगर प्रेग्नेंट वुमन है, वो अनकॉन्शियस है किसी हाँ, चीज की हाँ। वजह से, पल्स नहीं लग रही है, उसको भी सीपीआर देना चाहिए। यानी सीपीआर के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि भाई इनको सीपीआर दे ही नहीं सकते, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये भी एक गलतफहमी काफी लोगों में है, तो ये भी मैं दूर मैडम, आपने लगभग दर्शकों के सभी सवाल जो उनके मन में आ रहे होंगे ये प्रोग्राम देखते वक्त, वो सभी के जवाब आप अच्छे से दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे, और मैडम के बारे में, इस विषय के बारे में और भी उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, हम देख रहे हैं सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। अभी तक हमने कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन किस तरीके से करना है, इस बारे में विस्तार से जाना। अब हम इसको एक रियल सिनेरियो समझते हुए एक्चुअली पेशेंट में किस तरह से करना है, और उस तरह से सीपीआर देते वक्त में क्या क्या गलतियां हो सकती है, उस बारे में डॉक्टर राधा सावदेकर मैडम से जानकारी लेंगे। मैडम, आप इस बारे में थोड़ा प्रात्यक्षिक, थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन अगर हमारे दर्शकों को बता सके। बराबर। तो जिस तरीके से मैंने कहा, हाथों की पोजीशन ये ऐसी होनी चाहिए, और स्टर्नम पे यानी निप्पल लाइन के बीचों बीच
इस तरीके से ये हाथ का भाग हमें रखना है और अपने जो एल्बोज है ये पूरे स्ट्रेट रहने चाहिए और जो मूवमेंट है ये कमर से होनी चाहिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो इस तरीके से आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि छाती जब मैं कंप्रेस कर रही हूँ जी। ये 2-2.5 इंच नीचे जा जा रही रही है है और वापस रिकॉइल वापस भी भी रिकॉइल हो रही है मैं ऐसे नहीं ऐसे से नहीं दे रही जी। हूँ ठीक है ना तो और धीरे धीरे भी नहीं दे रही 1 2 ऐसे नहीं। नहीं क्योंकि मिनट में हमको 100 से एक 120 लगभग करना मतलब है 1 सेकंड में तो लगभग 2 इस बार रेट करना से है ये हाँ पता चल 1 2 3 4 5 6 7 8 और हाथों का जो है जो हम छाती पे रखे हाँ, वो कंटिन्यू टच में रहना चाहिए हाँ, रिकॉइल छोड़ना नहीं हाँ है। ऐसे करके ऐसे छोड़ो ऐसे नहीं नहीं होना तो चाहिए। इस तरीके से हमें देना है बहुत अच्छा। और हर 2 मिनट में हम साइड में हो जाएंगे हाँ। जो दूसरा है व्यक्ति वो वो आ आके जाएंगे। सीपीआर ठीक, देगा ठीक, इस ठीक। तरीके से और उस वक्त आप ब्रीदिंग भी दे रहे हैं हाँ और चेंज भी कर रहे चेंज हैं। भी कर रहे 30-30 सेकंड के बाद में हम हाँ लोग अगर ब्रीदिंग भी दे आपके रहे हैं। पास मास्क है सब हाँ, है जैसा तो आपने बताया, आप 30 कंप्रेशंस 2 ब्रेथ्स ऐसे दे दे सकते सकते हैं। और जैसा कि मैडम ने कहा हमारे हाथ सीधे रहने चाहिए, हमारे शोल्डर्स बिल्कुल 90 डिग्रीज में रह के सीधा हमारा कॉम्प्रेशन आना चाहिए और हमको जो मूवमेंट करना है वो रीढ़ की हड्डी से मूवमेंट करना है ना कि हाथ से मूवमेंट। तो ये जॉइंट बिल्कुल बेंड नहीं होना बिल्कुल चाहिए, स्ट्रेट हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, तभी हम उतना प्रेशर जनरेट कर पाएंगे और तभी ठीक से ये चेस्ट की मूवमेंट हो हो पाएगी। पाएगी तो मेरे ख्याल से ये काफी अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन रहा मैडम। जी हाँ इसके बाद में हम लोग फिर से एक बार चर्चा करेंगे सीपीआर के बारे में बिल्कुल। और आपके अनुभवों के बारे में। हाँ। मैडम हमने अभी इसका डेमोन्स्ट्रेशन तो देखा है कि जी। सीपीआर कैसे देना है। बराबर आप हमेशा इस सीपीआर का जगह जगह पे प्रचार तथा प्रसार करते आई है और काफी लोगों को हमने देखा है कि कॉलेजेस में भी आपने स्टूडेंट्स को सिखाया है इसके बारे में, बराबर जहाँ पर भी हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनके भी आपने ट्रेनिंग लिए है, आईएमए में भी आप पदाधिकारी है, वहाँ हाँ। पर भी आईएमए के माध्यम से भी आप हमेशा इस तरह के प्रोग्राम हम लेते रहते हैं। करते रहते हैं तो हमारे वर्कशॉप्स दर्शकों से एक निवेदन है कि जो भी चाहते हैं हाँ। कि वो इस तरीके का सीपीआर का प्रात्यक्षिक खुद सीख सके, सीखना चाहते हैं वो निश्चित ही मैसेज करें और प्रोग्राम के नीचे अपनी कमेंट लिखकर अपनी इच्छा प्रदर्शित करें, हम निश्चित ही उनके लिए भी ये प्रोग्राम लेंगे। बराबर मैडम इन दिनों में सबका जो अपने महाराष्ट्र का आराध्य दैवत है हाँ पांडुरंग आषाढ़ आ गया तो आषाढ़ी एकादशी के वक्त में वारी चलती है हाँ और अभी अभी आप साइकिल से अमरावती से लेके पंढरपुर तक जी हाँ 566 किलोमीटर की वारी वारी कर साइकिल से करके आई है। जी हमने हाँ। आपके फोटोग्राफ्स देखे, हाँ हमने वो साइकिल का रिंगण भी देखा हाँ और वो सब देखकर तो हमारा मन रोमांचित हो उठा है। हाँ तो मैडम हम निश्चित ही जानना चाहेंगे, आप खुद एक डॉक्टर है, जी हाँ। इंटेंसिविस्ट है, जी हाँ इतना बिजी शेड्यूल आपका रहता है, हाँ उन सब से में भी आपको ये साइकिल से पंढरपुर की वारी करने की प्रेरणा कैसे मिली? अभी ऐसा है कि साइकिलिंग मेरी हॉबी है ओके। और मैं ये हमेशा दर्शकों से भी और मेरे दोस्तों को भी यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई पैशन है कोई हॉबी है तो वो ना छोड़े। अच्छा। हम डॉक्टर है हम बिजी रहते हैं पर अगर हम अपनी हॉबी के लिए आधा पौना घंटा भी दिन का दे नहीं, तो पूरा दिन बहुत अच्छे से बीतेगा राइट, और जो हम काम करते उसमें और हमें उत्साह आएगा। वरना डॉक्टर की लाइफ एक मोनोटोनस हो जाती है, राइट, एक राइट। बात के बाद मोनोटोनस होती है। दूसरी बात साइकिलिंग के इसमें से हम माध्यम से हाँ। पूरे नेचर के बहुत करीब आते हैं। जी, हाँ और हम अमरावती के लोग तो बहुत लकी है, 2 किलोमीटर दूर जाए तो पोहरा का जंगल आता है, हाँ। मारडी रोड पे बहुत अच्छे अच्छे खेत दिखते हाँ, हैं, तो ये भी हमको बहुत एनर्जी देते हैं। राइट, तीसरी बात अर्ली मॉर्निंग का विटामिन डी जो सनलाइट मिलता है हाँ, उसकी वजह से भी अपने अंदर एक एंडोर्फिन्स जो रिलीज ऐसे होते हैं जी, एक्सरसाइज की जी, वजह से, जी, तो उसकी वजह से भी हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है। जी, और अगर डॉक्टर्स के अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी हाँ। तो हम हमारे पेशेंट्स को भी वही पॉजिटिव बताएंगे। एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। बहुत बहुत अच्छी उसकी बात वजह बताई से। मैडम, आपने एक पैशन भी, एक नेचर लविंग भी आपका ये स्वभाव यहाँ दिखाई देता है। जी हाँ लेकिन यहाँ से पंढरपुर तक जाने का ये जो वारी हुआ था ये हाँ। किसने अरेंज किया था
और आप उसमें कैसे जुड़े? हाँ, ये अमरावती में अमरावती साइकिलिंग एसोसिएशन है, जी, ACA, जी। जिसके अध्यक्ष डॉक्टर CN कुलकर्णी सर है जी, और सेक्रेटरी मिस्टर अतुल कड़मकर सर है। जी, जी। लक्ष्मीकांत खंडागड़े सर, श्रीराम देशपांडे सर, ये भी बहुत एक्टिव मेंबर्स है उस ओके, एसोसिएशन जी, के। जी। और ये बेसिकली एसोसिएशन साइकिलिंग को इसलिए प्रमोट करता है कि पर्यावरण के लिए, ओके, क्योंकि ओवर यूज ऑफ व्हीकल्स होता है व्हीकल्स कई एंड बार पोल्यूशन। पोल्यूशन के जी, प्रिवेंशन के जी, लिए। और हम साइकिलिंग फॉर फन और हेल्थ भी करते हैं, उसका जैसे मोटो। कि दोनों चीजें हमको मिल रही हैं। एक तो साइकिलिंग जो है वो इतना रिगरस नहीं रहता, जॉइंट्स पे इजी जाता है, ओके, महिलाएं साइकिलिंग इजीली कर सकती है, थोड़े समय में वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी। जी, उसमें से ये ग्रुप एक्टिविटी है, हम ओके, हमेशा यही प्रमोट करते हैं कि अकेले ना जाए। हाँ, तो ग्रुप में जो हम बातें करते हैं, हाँ, तो जो टाइम स्पेंड करते हैं राइट, और एक्सरसाइज भी हो रही है, ओके, सही। पर्यावरण का भी हम ख्याल रख रहे हैं। हाँ, तो ये सारे संदेश हम एक देना साथ चाह देते रहे मतलब थे। फन एंड हेल्थ फन एंड एंड हेल्थ एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट, सबका ध्यान रखते एग्जैक्टली। हुए बहुत ही तो बढ़िया। ये जो वारी शुरू हुई 3 साल पहले से शुरू हुई। जी, लास्ट ईयर इसमें 5 महिलाओं का सहभाग था, जी, इस बार वो बढ़ के 13 महिलाएं हम अरे गए वाह! बहुत बढ़िया। साइकिल वारी को। जी, तो 5 दिन की वारी थी हमारी, जी, जो पूरा डिस्टेंस 566 किलोमीटर का है वो हम 5 दिन में कवर किया है। बहुत बहुत अच्छे से ACA ने ऑर्गेनाइज किया था, जी, हर जगह जो हमारा ब्रेकफास्ट, नाश्ता, खाना सही, पीना, और प्रसन्न वातावरण में हम ये पंढरपुर पहुंचे और वहां रिंगण में भी हमने सहभाग लिया। सहभाग लिया। हमने उसके फोटोग्राफ्स देखे, जी, सचमुच इस तरह की एक्टिविटी एक अपने आप में लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कह सकते हैं हम। बहुत अच्छे, तो आपका इसके लिए तहे दिल से अभिनंदन भी, धन्यवाद। और आपने आपके अनुभव हमारे साथ साझा किए, जी, इसके लिए आपके मनपूर्वक आभार भी। थैंक यू। आगे भी इसी तरह की आपकी एक्टिविटीज हमेशा शुरू रहे। बिल्कुल, आप इसी तरह से हमारे दर्शकों को हेल्थ से रिलेटेड जानकारी देते रहे। जी हाँ, यही हम शुभेच्छाओं के साथ में आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।